Okay, so good morning students, and now in this video we shall revise our chapter, that is resources and development. As you all know, in the previous video we had started the revision work because our September exam syllabus is completed, so we have started revision of the geography syllabus from the previous video. Okay, and in this video of today also we shall revise our ongoing chapter, that is resources and development. Okay, in yesterday's video we had discussed about the what are resources, interdependence on each other. Also we had discussed about the classification of resources. In today's video we shall continue our revision work of this chapter, lesson number 1, resources and development. So please check out page number 3 in your textbooks and we shall continue with that. Chalo ji, we are revising this chapter now. Page number 3, and topic is development of resources. ठीक है, तो please write down the question. What problems are being faced by the human beings due to the indiscriminate use of resources. Write any 3 points. ठीक है ना. अगर हम लोग ये चीज करते जाएं, indiscriminate use of resources, तो what can be the consequences? इसके क्या consequences होंगे अगर हम लोग ये काम करते हैं? क्या consequences होंगे? What can be the consequences if we continue to do the indiscriminate use of the resources? हम लोग इसका क्या इसके नतीजे भुगतना पड़ सकते हैं. देखो, प्लीज अंडरलाइन फर्स्ट पॉइंट, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है ना. सबसे पहला नतीजा जो हमें भुगतना पड़ सकता है बेटा वो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज यानी कि जो आपके रिसोर्सेज है वो बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली कोल, योर आयरन, copper, petroleum, natural gas, all of these resources are the natural resources and these are non-renewable resources. So if we will make the indiscriminate use of these resources, then there will be very faster depletion of these resources, और जितना जल्दी इसका इस्तेमाल होता जाएगा उतना जल्दी घटते जाएंगे, जिससे होगा क्या कि बहुत जल्दी ही पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. they will exhaust and then they will not be spared for any of us. तो इससे क्या होगा, हम ही को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और फिर हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2, accumulation of resources into few hands, which in turn divided the society into 2 segments, that is haves and have nots or rich and poor. ठीक है, यानी कि accumulation of the resources into few hands. ठीक है. अब ये few hands का मतलब क्या है? ये few hands कुछ लोगों के भी हो सकते हैं, कुछ कंट्रीज के भी हो सकते हैं, लाइक सम elite class people or some rich and powerful countries. ये कि अगर हम लोग रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करते जाएंगे, इससे क्या होगा, कुछ पावरफुल कंट्रीज़ के पास इसका कंट्रोल रह जाएगा, बाकी कंट्रीज़ के पास नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो कंट्रीज़ अपने पैसे के दम पर, अपने पावर के दम पर उन रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि जिनके पास तो कब्जे में आ गए वो फिर खुद अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, बाकी सब कंट्रीज़ जिनके पास नहीं है, ना पैसा है ना पावर है, वो इसके इस्तेमाल से अछूते रह जाएंगे. तो इसका मतलब ये चीज़ भी हो सकती है, एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इनटू फ्यू हैंड्स. कुछ देशों या कुछ लोगों के हाथों में सारे रिसोर्स इकट्ठे हो जाए, तो इसीलिए इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस ऑफ रिसोर्स हमें नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट नंबर 3, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन एटसेट्रा. ठीक है ना. ये हम सबको पहले से ही पता है कि ये भी एक बहुत बड़ा इसका नुकसान है कि अगर हम लोग ये काम करते जाएंगे, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ करते जाएंगे रिसोर्सेज, तो उससे होगा क्या, लास्ट रिजल्ट ये निकलेगा. यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें, इस पूरे पॉइंट को लिखना हो तो ये पॉइंट कह सकते हैं कि वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट.
कि जितना ज़्यादा इनका बर्न करेंगे, चाहे कोल को बर्न कर रहे हैं, पेट्रोलियम को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारे नेचुरल रिसोर्स को जितना ज़्यादा हम लोग बर्न कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएंगे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, जिससे कि ना हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में मुश्किल आ सकती है। क्योंकि आपको याद होगा जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ओनली बी अचीव्ड इफ देयर इज द प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ओनली देन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कैन बी sustainable development can be achieved. If there is indiscriminate use of resources and also we are not taking care of the environment, then this means your development is not sustainable. तो अगर हमें sustainable development अचीव करनी है, हमें लंबे टाइम तक अपने डेवलपमेंट को कायम रखना है, तो फिर हमें रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करना होगा. वी शुड मेक द प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड वी शुड नॉट यूज़ द रिसोर्सेज इन एन इनडिस्क्रिमिनेट मैनर. ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें भुगतनी पड़ सकती हैं. नेक्स्ट, अब सवाल उठता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो प्लीज राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये आपने लिखा है वो सारा कुछ, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये बेटा रब कर रहा हूं मैं. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट. What is meant by the term sustainable development. सवाल उठता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. देखो बेटा, इसके नाम से क्लियर हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. ऐसी डेवलपमेंट, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहना हो ना, द डेवलपमेंट दैट कंटिन्यूज for a very longer duration or permanently. ऐसी डेवलपमेंट, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहना हो तो ऐसी डेवलपमेंट जो ना लगातार या तो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहे, बहुत लंबी ड्यूरेशन तक चलती रहे, या फिर क्या हो, परमानेंटली चलती रहे. ऐसी ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं, ऐसी डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और अगर हमने इसको प्रॉपरली लिखना हो, बुक के मुताबिक लिखना हो, तो बुक में अंडरलाइन कर लो डेफिनेशन को. वेरी ईजी एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्लीज अंडरलाइन. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, ये है आपकी टेक्निकल या ऑफिशियल डेवलपमेंट, ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लेकिन अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहना हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहना हो तो ये कि ऐसी डेवलपमेंट जो कि सस्टेन्ड है. सस्टेन का मतलब जो होता है कायम रहना, डेवलपमेंट का कायम रहना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ऐसी डेवलपमेंट जो बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे या परमानेंटली होती रहे, लगातार होती रहे बिना किसी रुकावट के, ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लेकिन ये तभी संभव है, ये चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ तभी संभव है जब आप अपने प्रोटेक्शन को, अपने एनवायरनमेंट की भी प्रोटेक्शन साथ साथ करो. ठीक है ना. इसको अचीव करने के लिए आपको ये दो काम करने ही पड़ेंगे. पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करते हो तब आपकी डेवलपमेंट जो है ये बड़े लंबे टाइम तक कायम रहेगी. अगर आप पागलों की तरह लगातार यूज़ कर ही जा रहे हो, हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर ही जा रहे हो, तो आपके मान लो 50 साल में सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. फिर क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं. ठीक है ना, फिर तो डेवलपमेंट रुक जाएगी. तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, आपकी डेवलपमेंट लगातार कायम रहे या आपकी डेवलपमेंट बहुत लंबे टाइम तक कायम रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और दूसरा काम आपको जो करना पड़ेगा वो कौन सा करेगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ये दो काम आपको हर हाल में करने पड़ेंगे. ये दोनों काम आपको हर हाल में करने पड़ेंगे, तभी आपकी जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगी. अगर इन दोनों में से एक काम भी नहीं हुआ तो डेवलपमेंट लंबे समय तक ना तो कायम रह सकेगी और परमानेंटली तो कभी भी कायम नहीं रह सकेगी. तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि या हमारी डेवलपमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन तक कायम रहे या फिर हमेशा चलती रहे, लगातार होती रहे डेवलपमेंट, तो आपको ये दो काम तो करने ही पड़ेंगे, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ये दोनों हो साइड बाय साइड चले, ये दोनों काम आपके साइड बाय साइड चलने चाहिए प्रॉपरली. क्लियर. चलो
उसके बाद आपने पढ़ा था बेटा, पहले भी पढ़ा हुआ है, एजेंडा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट और एजेंडा 21। ये क्या था, ये हमने डिस्कस किया था क्लास में भी पहले भी। रियो डी जेनेरियो क्या है, इट वाज इस अर्थ समिट इन द ईयर 1992 हेल्ड इन द सिटी ऑफ रियो ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, इसमें दुनिया भर के 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स शामिल हुए थे और उन सब ने अपना अपना तरीके से बताया था कि हम लोग अपने अपने देश में क्या क्या करेंगे जिससे कि हमारी डेवलपमेंट भी चलती रहे और हमारे देश के एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी होती रहे। तो ये इस समिट को हमने नाम क्या दिया था, अर्थ समिट ऑफ रियो डी जेनेरियो इन 1992। ठीक है, अब इसी अर्थ समिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट साइन किया गया था उसका नाम रखा गया था एजेंडा 21। तो राइट इन द क्वेश्चन प्लीज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एजेंडा 21। ठीक है, ये सारा आपने किया हुआ है जस्ट फॉर रिविजन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एजेंडा 21, प्लीज राइट इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये रब कर रहा हूँ मैं। जिन्होंने सारा लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने पहले नहीं ध्यान दिया एटलीस्ट दे कैन, ठीक है, दे कैन सी द वीडियो एंड दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो बेटा एजेंडा 21 ये हमने, आपको याद होगा जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था। एजेंडा 21 क्या है, ये इट वॉज साइंड, ये मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आपने आंसर बुक में से भी टिक कर सकते हो। ठीक है, इट वॉज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इट वॉज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट signed in the city of Rio, Brazil, ठीक है, in the year 1992। ठीक है, और किसने साइन किया था, बाय द, कॉमा डालो, बाय द हेड्स ऑफ more than 100 कंट्रीज। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने एक एजेंडा, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन किया था। इसको हमने नाम दिया था एजेंडा 21, अर्थ समिट में साइन किया था इसको। अब इसमें कहा गया था, देखो, इट वॉज साइंड दैट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज will make more and more efforts, more and effective efforts for the protection of environment and the proper and efficient use of natural resources, of their own natural resources, of their own natural रिसोर्सेज। ठीक है जी, ये है आपका सॉरी एजेंडा 21। ठीक है ना, जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने, जो हेड ऑफ द कंट्रीज़, उन्होंने साइन किए थे और उसमें उन लोगों ने साइन करके दिया था, लिखकर प्रॉपरली दिया था कि हम लोग अपने देश में जाके इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा और इफेक्टिव एफर्ट्स करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ बंद करेंगे और कोशिश करेंगे इनका प्रॉपर यूज़ हो सके और हमारे एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रख सकें। ठीक है, ये था आपका एजेंडा 21 और इसे भी नाम दिया। और हम अपने देश में सेपरेट अपना एजेंडा 21 बनाएंगे, मतलब कि हर कंट्री, जितने भी 100 से ज़्यादा कंट्रीज है, ये सब कंट्रीज अपने अपने कंट्री में जाके अपना सेपरेट एजेंडा 21 बनाएंगे। ठीक है, इंडिया अपना एजेंडा 21 बनाएगा, पाकिस्तान अपना बनाएगा, चाइना अपना बनाएगा, अमेरिका अपना बनाएगा, सभी कंट्रीज अपना सेपरेट एजेंडा 21 बनाएंगे। ठीक है, और उसमें अपनी कंट्री के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए कदम उठाएंगे और अपने देश के डेवलपमेंट को भी सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये बताया था। तो यही था आपका एजेंडा 21। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसोर्स प्लानिंग। प्लीज राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिसोर्स प्लानिंग? What is meant by the term resource planning? ठीक
ठीक है। अब देखो इसके नाम से क्लियर हो रहा है रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि रिसोर्सेज को प्लानिंग करके यूज़ करना, रिसोर्सेज के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकना, यानी कि टू स्टॉप द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड टू यूज़ दैम इन अ प्लान्ड मैनर, ठीक है ना। रिसोर्सेज को प्लानिंग करके यूज़ करना और उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना रोकना, ताकि वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकें और हमारी जो डेवलपमेंट है ये सस्टेन्ड रहे, ये हमारी डेवलपमेंट कायम रहे लंबे समय तक और हमारे एनवायरनमेंट की भी प्रॉपरली प्रोटेक्शन होती रहे। तो दिस इज़ नोन एज योर रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि अपने कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने कंट्री के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्लानिंग करके यूज़ करना, ठीक है। दैट इज़ योर, ठीक है जी, दैट इज़ योर रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें टू मेक अ planned usage of natural resources, ठीक है ना। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में कहना हो तो अपने रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्स को प्लानिंग करके यूज़ करना, उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं करना, दैट इज़ योर रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखा हो बेटा, देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है। कहते भी हम लोग अपने कंट्री में इस तरीके से अपनाएं, इस तरीके से काम करें कि ज़्यादा हमारा जो एम्फेसिस हो ना, वो हमारा एम्फेसिस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बजाय रिन्यूएबल सोर्सेज पे होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग अपने रिसोर्स को प्लानिंग करना चाहें, मतलब ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, ये काम हम कैसे कर सकते हैं कि ना, टू मेक lesser use of non-renewable resources, for example coal, petroleum, natural gas, minerals, ठीक है। इन पर यूज़ करना कम करना और इनको ज़्यादा यूज़ करना, इनको to make more usage of renewable resources, to make more usage of renewable resources like wind energy, ठीक है जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे, मतलब कि ये दो काम करके हम लोग अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग कर सकते हैं और इन पर डिपेंडेंस को घटा सकते हैं, इन पर डिपेंडेंस को बढ़ा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की गई है? इंडिया में रिसोर्स बेटा 3 काम करके की गई, प्लीज़ अंडरलाइन, ये आपने किया हुआ पहले भी। हाउ रिसोर्स, क्वेश्चन भी लिख लो, हाउ रिसोर्स प्लानिंग इज बीइंग डन इन इंडिया, ठीक है, या व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। राइट एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 1 प्लीज अंडरलाइन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, कि इंडिया में जहाँ जहाँ भी रिसोर्सेज है, पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना और ठीक है, और उनको चेक करना कि कितनी क्वांटिटी में, मतलब अगर हमें पता होगा कि यहाँ रिसोर्सेज हैं, यहाँ रिसोर्सेज और हैं, तो वो कितनी क्वांटिटी में, सारा वगैरह चेक करना, ठीक है, पूरा सर्वे करना, पूरा मैप वर्क करना उनका, फिर हम लोग प्रॉपरली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड विद प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कि उनको प्लानिंग करके यूज़ करने की तरीका बनाना कि कैसे हम लोग इन पर अपने डिपेंडेंस को घटाएंगे। अगर यहाँ से मिनरल्स निकल रहे हैं तो कैसे एक साल में अगर मान लो 2 लाख टन यूज़ किए हमने, तो कैसे अगले साल इसको घटाकर हम लोग 1.5 लाख टन पर लेकर आए, उससे अगले साल 1.30 लाख टन पर लेकर आए, उससे अगले साल 1.10 लाख टन पर लेकर, मतलब प्लानिंग करते हुए अपने धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंस को रिसोर्सेज पे घटाना। एकदम तो नहीं घटा सकते, धीरे धीरे। और कैसे होगा ये? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज पर डिपेंडेंस को कम करना। और नंबर 3,
मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के रिसोर्स को मैच करना, साथ साथ हर साल चेक करते रहना कि हमने अपने रिसोर्सेज को, जो हमने टारगेट्स रखे थे कि अपनी डेवलपमेंट इन पर घटाएंगे, इन पर बढ़ाएंगे, ये हमारे मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो मैच कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा एफर्ट करना ताकि इन पर डिपेंडेंस घट जाए और इन पर डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ती है। मतलब कि इनको साथ साथ हर साल कोशिश करते रहना कि घटते जाए, इनको कोशिश करते रहना कि इन पर डिपेंडेंस बढ़ती जाए, इसको साथ साथ चेक भी करना। तो इस तरह से हम लोग प्लानिंग करके इंडिया में अपनी जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को प्लानिंग करके उनको एक तरह से लंबे टाइम तक बनाए रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि हमारे रिसोर्स लंबे टाइम तक बने रहे और हमारी डेवलपमेंट भी लंबे समय तक होती रहे। और वो हम लोग कैसे कर पा रहे हैं? इन पर डिपेंडेंस को घटा रहे हैं, इन पर डिपेंडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्लियर? ये इंडिया में भी हो रहा है जैसे कि बाकी कंट्रीज में हो रहा है। और इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा क्या मिलेगा इसका, अगर हम ये करते हैं और इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है? पहला तो फ़ायदा होगा बेटा, द डेवलपमेंट विल बी सस्टेन्ड, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द फर्स्ट एडवांटेज। क्वेश्चन भी लिख लो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहला नंबर 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट जो है सस्टेन्ड रहेगी। दूसरा क्या रहेगा? द रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंस घटेगी। नेक्स्ट, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इन पर डिपेंडेंस बढ़ेगी। नंबर 4 क्या लिखोगे इसमें? न्यू टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निकल स्किल्स। ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स हमारे देश में आएंगी। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी उतना ज़्यादा हमारे देश के लोगों के लिए भी अच्छा है और हमारे रिसोर्सेज के लिए भी बढ़िया। ठीक है, एंड नंबर 5 पता क्या लिखोगे इसका? नंबर 5 ये लिखोगे, हाँ, नंबर 5 लिखोगे, more emphasis can be given to the economically backward areas of the country। इससे हम लोग, हमारे रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे यूज़ हो पाएंगे और उससे क्या होगा, हम लोग अपने जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या बैकवर्ड ज़िले हैं, बैकवर्ड लोग रह गए हैं, बिल्कुल पीछे रह गए हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो मोर एम्फेसिस कैन बी गिवन ऑन द बैकवर्ड रीजन्स एंड बैकवर्ड पीपल ऑफ द कंट्री। जो डेवलपमेंट की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं उन एरियाज़ और उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ध्यान दिया जा सकेगा अगर हम लोग रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। वरना क्या होगा, सारे अमीर लोग या ऊपर के पहुंच पे बैठे हुए लोगों ही सारा यूज़ कर लेंगे, नीचे के लोगों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर हम लोग रिसोर्स को प्लानिंग करके यूज़ करेंगे तो सब में रिसोर्सेज का बराबर यूजेज होगा और हमारे पिछड़े हुए एरियाज़, पिछड़े हुए लोगों को भी ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सकेगा, उनका भी डेवलपमेंट हो सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ 5 एडवांटेजेस हैं विच कैन बी दीज 5 एडवांटेजेस कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द रिसोर्स प्लानिंग। ये 5 एडवांटेजेस हमें सिर्फ तब मिल सकते हैं अगर हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करें। अगर रिसोर्सेज की प्लानिंग नहीं करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे तो फिर ये 5 का फ़ायदा नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो दीज वर द 5 एडवांटेजेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली इफ वी डू रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, दिस वॉज योर टुडेज़ वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतनी रिवीजन काफ़ी है। ये रिवीजन को घर पे बैठ के प्रॉपर्ली चेक करना, कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आस्क। ठीक है, दिस वॉज योर टुडेज़ वीडियो। सो स्टिल यू हैव एनी डाउट्स? ये सारे देखो आपने पढ़े हुए पहले, अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। ठीक है, आपने कॉपी पर भी सारा कुछ किया होगा। ठीक है, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।